कर्तव्य आईएएस अकादमी उज्जैन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है राज्यपाल, आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, तो आज हम बात करेंगे कि राज्यपाल क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है और क्या किसी भी राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है या राज्यपाल होता है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तरों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल के बारे में हम ये देखते हैं, राज्यपाल यानी राज्य होता है ना, उसका संवैधानिक प्रमुख। तो आइए थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान में इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है और वह कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद नंबर की अगर हम चर्चा करें, आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य सरकारों के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य सरकारें क्या होंगी और वो कैसे काम करेगी, अर्थात राज्य सरकारें संचालित कैसे होंगी, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगर इसमें से भी स्पेशली मैं आपको बताऊं तो राज्यपाल का जो प्रावधान है वो सीधे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो राज्यपाल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है और लगभग 162 तक जाता है। 153 से 162 सीधा संबंध है राज्यपाल का, और आर्टिकल 163 और 164 का संबंध राज्यपाल से तो है, लेकिन वो मंत्री परिषद के मामले में है, यानी मंत्री परिषद को लेकर, क्योंकि आर्टिकल 163 में बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगा, और 164 में बताया गया है कि वो जो मंत्री परिषद होगा उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो इन दोनों आर्टिकल्स का सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन हम आगे चलकर बात करेंगे कि क्या संबंध इसके हो सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मेरे बच्चों 153 से लेकर 162 तक। अब आप समझ लीजिए सबसे पहले कि राज्यपाल होता क्या है, राज्यपाल की स्थिति क्या होती है। सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग डिनोट कर सकते हैं वो ये है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, सबसे पहला बिंदु यह है। क्लियर है? और संवैधानिक प्रमुख का मतलब यह हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो अपने राज्य का, वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा। जबकि व्यवहारिक तौर पर जब हम देख रहे हैं तो हम मुख्यमंत्री को ही राज्य का प्रमुख समझ बैठते हैं, जबकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर अगर हम चलते हैं 153 में, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट का एक अपना क्या होगा? राज्यपाल होगा, और एक से अधिक राज्यों के लिए भी वो नियुक्त किया जा सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल के लिए बाध्यता नहीं है कि वह केवल एक राज्य का होगा, वो एक किसी राज्य के राज्यपाल रहते हुए अन्यत्र किसी राज्य के राज्यपाल भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार के सारे आर्टिकल्स को हम वन बाय वन पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब मैं आपसे यह कह रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, किसी भी अदर पॉइंट्स पर हम चर्चा किए बिना डायरेक्टली पीएससी के सिलेबस को ही हम टारगेट बनाएंगे। क्लियर है? तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं आर्टिकल नंबर, जैसे अभी इस स्लाइड में आपने देखा आर्टिकल 152 से 237 तक। इसमें 152 क्या बताता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल नंबर 152 क्या बताता है। तो आर्टिकल नंबर 152 मेरे बच्चों राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 में, सुनिएगा ध्यान से, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 में भी
राज्य की परिभाषा दी गई है। भाग 3 आपको पता होगा मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स को दिखाया गया है, मौलिक अधिकारों को समझाया गया। वहां पर भी अनुच्छेद नंबर 12 को लेकर राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब वहां जो राज्य की परिभाषा बताई गई है उसका अर्थ है देश। उसका अर्थ क्या है? देश, यानी संसद और राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश और वो सभी सरकारी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी जो कुछ भी कानून बनाएगी, तो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे? हनन करे। तो इस मामले को लेकर हम आगे चर्चा फंडामेंटल राइट्स में पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा बताई गई है, तो 2 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा बताई गई है, एक अनुच्छेद 12 में और एक अनुच्छेद 152 में। और इसमें बताया गया है कि राज्य क्या होगा, अर्थात यहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 152 में। क्लियर है? राज्य की स्पेशल परिभाषा दी गई है। चलिए, और इस राज्य को संभालने के लिए, इस राज्य को संवैधानिक रूप से सहारा या चलाने के लिए एक हर राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। हर राज्य का एक क्या होगा मेरे बच्चों? राज्यपाल होगा। यह आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया। और यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि मैं मना नहीं करता कि आप इस राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय राज्यपाल रामनरेश यादव थे। रामनरेश यादव, इनकी डेथ हो गई थी, और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जब मृत्यु हुई तब गुजरात की राज्यपाल थी माननीय आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल यानी इंचार्ज बनाया गया था, और बाद में वो गुजरात के रहते हुए भी वो मध्य प्रदेश के भी इंचार्ज बने थे। उसके बाद में वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के क्या बने? राज्यपाल बने। तो कहने का मतलब है, यहां कहा गया है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का इंचार्ज हो सकता है, पहली बात। दूसरा, अब हम चलते हैं कि राज्यपाल है क्या। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि राज्यपाल किसी भी राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका मतलब है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अब पहले थोड़ा सा एक वर्क समझा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको इन आर्टिकल्स की चीजों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और डॉक्टर मोहन यादव, जो कि उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा हुई है। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि पहले यह देख लीजिए कि राज्यपाल होता क्या है, संवैधानिक प्रमुख का क्या अर्थ होता है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे क्या हुआ, जनता ने, है ना, मध्य प्रदेश की जो जनता है ना, जनता ने चुनाव में सीधा सीधा भाग लिया और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को चुन लिया। जैसे मैं बात करूं उज्जैन दक्षिण, तो उज्जैन दक्षिण से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, क्लियर है। जबकि अगर आप उज्जैन उत्तर से देखेंगे, उज्जैन उत्तर, तो उज्जैन उत्तर से अभी विधायक जो सिलेक्ट हुए हैं, है ना, सिलेक्ट हुए हैं अनिल जैन कालूहेड़ा। इसी प्रकार से जैसे घटिया विधानसभा क्षेत्र है, घटिया विधानसभा क्षेत्र से सतीश मालवीय। तो ये जो मैं नाम आपको गिना रहा हूं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही का मसला है। तो यहां से ये सब लोग क्या चुने गए हैं मेरे बच्चों? विधायक चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं? विधायक। अब मेजोरिटी यानी कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक चुने जाएंगे उन्हें कहेंगे बहुमत दल। उन्हें क्या कहेंगे? बहुमत दल। और इस प्रकार मान लीजिए कि अमुक पार्टी है ए और इसको क्या किया गया है, जो भी पार्टी है इसको मेजोरिटी मिल गई है।
अब मेजोरिटी मिली तो इन सब जीते हुए विधायकों ने, ध्यान रखिएगा, जो भी जिस भी पार्टी के जीते हुए विधायक होते हैं, इन सभी ने मिलकर एक बैठक की, जिसे हम कहते हैं बहुमत दल की बैठक। बहुमत दल की बैठक, सुनिएगा ध्यान से। और इस बहुमत दल की बैठक में आपस में सभी लोगों ने मिलकर यह तय किया कि इस बार हमारे जो लीडर होंगे, हमारे मतलब जो बहुमत दल प्राप्त हुआ है, हमारे जो लीडर होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर मोहन यादव होंगे। सुनिएगा ध्यान से, बहुमत दल की बैठक में यह डिसीजन लिया जाता है। जब यह डिसीजन ले लिया तो इन सभी विधायकों ने अपना समर्थन पत्र डॉक्टर मोहन यादव को दिया और कहा कि आप हमारे क्या हैं? लीडर हैं। ये अपना ये पत्र लेकर राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और दावा पेश करते हैं कि मैं इतने विधायकों के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हूं। अब क्या हुआ? राज्यपाल ने, किन्होंने? राज्यपाल ने वो समर्थन पत्र देखा और देखा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, आपका इतने मेजॉरिटी है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं किसके लिए? सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को क्या किया गया? राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया। सुनिए बहुत ध्यान से, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री क्या किया? नियुक्त किया। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ, मुख्यमंत्री को डायरेक्ट हमने वोट नहीं दिया। क्लियर है? उन विधायकों ने अपने में से मिलकर, हमने डॉक्टर मोहन यादव को किस रूप में वोट दिया था? विधायक के रूप में। अब हमें नहीं पता था कि इनमें से कौन से विधायक मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर मोहन यादव को अपना क्या नियुक्त कर दिया? मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भैया फलाने व्यक्ति को आप गृह मंत्री बना दीजिए, है ना, या गृह मंत्री बनाना चाहते हैं, किसी को नगरीय विकास मंत्री, किसी को आपका जो है जल मंत्री, ऐसे जो भी पार्ट है, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, जो भी बनाना चाहते हैं, तो सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यों के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। अर्थात राज्य को चलाने के लिए जो मंत्री परिषद होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब आपको थोड़ा सा वे क्लियर हो गया होगा कि आखिर राज्यपाल करते क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है। क्लियर है? अब हम चलते हैं सीधे अपने फैक्टर्स पर। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखिए क्या हुआ कि ये जो चुने हुए लोग होते हैं ना, ये कहीं अपनी जनता को खुश करने के लिए मनमानी ना करने लगे, कहीं संविधान का उल्लंघन ना करने लगे। राज्य में संविधान के हिसाब से राज्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन सबकी बारीकी से जो जांच करने के लिए, देखने के लिए जो व्यक्ति होता है वह राज्यपाल होता है। तो आइए अब हम थोड़ा सा राज्यपाल की तरफ चलते हैं। राज्यपाल, तो मैंने आपको बताया 153 में कहा गया है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल। और आर्टिकल नंबर 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति, सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिक शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है मेरे बच्चों? राज्यपाल में निहित होती है। क्लियर है? और आगे अगले हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है, 55 में, कि राज्यपाल जो शक्ति उन्हें मिली है उनका प्रयोग, यानी इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करवाएगा। अधीनस्थ का मतलब होता है सबऑर्डिनेट। क्लियर है? तो 155 में कहा गया है कि या तो राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा
अथवा वह अपने अधीनस्थों के द्वारा उसका प्रयोग करवाएगा। क्लियर है? इसी आर्टिकल को हम कुछ कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव लेते हुए उसने संघ को अधिक शक्तिशाली बनाया है, संघ को अधिक शक्तिशाली बनाया है। क्लियर है? और इस प्रकार संघ यानी कि केंद्र और राज्य, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है उसका पूरा ब्यौरा किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। तो आर्टिकल 155 में कहा गया कि जो राज्यपाल होगा वो राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होगा, केंद्र का प्रतिनिधि होगा, सुनिएगा ध्यान से, और केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसका मतलब है कि वह राज्य की सारी जानकारी डायरेक्ट किसको देते होंगे? राष्ट्रपति को देते होंगे, चाहे राज्य कोई सा भी हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कोई सा भी राज्य हो। तो राज्य का क्या होता है? ये प्रतिनिधि होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एजेंट होता है। किसका? केंद्र सरकार का, जो राज्यों में काम करता है। और वो किसके बलबूते पर यानी किसके इशारों पर वर्क करते हैं? राष्ट्रपति के आदेश पर वर्क करते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। 152 में क्या बताया कि राज्य की परिभाषा क्या होगी? 153 में बताया कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्लियर है? और वह एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। 154 में बताया कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और 155 में बताया कि वह उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और इसी 155 के थ्रू हम यह कह सकते हैं कि वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में किसी भी राज्य में वर्क करते हैं। तो समझ में आया? अगर हम इस वाले प्रक्रिया को और आगे समझते हैं आर्टिकल 155 को, तो हम क्या समझते हैं? देखिए, आर्टिकल नंबर 155 में एक बात क्लियर की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा करें मेरे बच्चों, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर यानी साइन करके और सील लगाकर यानी हस्ताक्षर और मुद्रा द्वारा एक नियुक्ति पत्र के माध्यम से राज्यपाल की क्या करते हैं मेरे बच्चों? नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? अब एक चीज और आप समझ सकते हैं कि इस आर्टिकल 155 को अगर हम बहुत गौर से देखें तो ये राज्यपाल की जो भूमिका है ना, उसे दोहरी बना देता है। दोहरी कैसे? पहला मामला तो यह कर देता है कि वह राज्य का प्रमुख होगा। राज्य का क्या होगा? प्रमुख होगा। ये पहली उसकी क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है। और दूसरा क्या कर देता है? दूसरा कर देता है कि वह केंद्र का प्रतिनिधि होगा। केंद्र का क्या होगा? प्रतिनिधि। इस प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं मेरे बच्चों कि राज्यपाल जो है वह राज्य का प्रमुख और केंद्र का प्रतिनिधि दोनों कार्य को संभालता है। इस प्रकार से राज्यपाल की जो भूमिका है वह कैसी हो जाती है मेरे बच्चों? दोहरी भूमिका हो जाती है। क्लियर है? क्या आपको पता है कि ये जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद हमने कनाडा के संविधान से अनुसरित करके लिया है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो है राज्य कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए, जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने रूस यानी यूएसएसआर से लिए, जैसे संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 वो हमने अमेरिका से ली। ठीक वैसे ही कनाडा के संविधान से हमने राज्य का राज्यपाल लिया है। क्लियर है? अब इनके अगर नियुक्ति का मामला देखा जाए तो हमारी संविधान सभा, आपने नाम सुना है कि संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा ने किया है ना? संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। और संविधान सभा में आपने देखा होगा कि कई सारी कमेटियां थी, कई सारी समिति थी। जैसे एक जो बहुत प्रसिद्ध है मसौदा समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही एक समिति और थी जिसका नाम है प्रांतीय
प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। कौन थे मेरे बच्चों? सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लेते हैं, यानी प्रांतीय संविधान समिति को ले लेते हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा जीवी पंत, जीवी पंत। और अगर हम चलते हैं तो तीसरे आप ले लीजिए बीजी खरे, बीजी खरे। ये ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि राज्य का जो राज्यपाल होगा वह निर्वाचित होना चाहिए। राज्य का राज्यपाल क्या होना चाहिए? निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है कि इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। ये इन लोगों ने कहा था। लेकिन आपको पता होगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और दूसरे हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी, क्या नाम है उनका? जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य का राज्यपाल इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो मनोनीत होना चाहिए, मनोनीत या नियुक्त होना चाहिए। और इस बात को मान लिया गया और अंततः राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा के द्वारा राज्य के राज्यपाल की क्या करने की बात आई मेरे बच्चों? नियुक्ति की बात आई। और आर्टिकल नंबर कौन सा है? वो 155 है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आर्टिकल 155। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा यह बताया गया कि राज्य जो है, राज्यपाल जो है वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। मतलब राज्य जो है, उस राज्यपाल जो है वो एक से अधिक बार नियुक्त किए जा सकते हैं। क्लियर है? 153 में एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किए जा सकते हैं और 7वें संविधान संशोधन 1956 में बताया गया कि वह एक से अधिक बार नियुक्त किए जा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद मेरे बच्चों हम चलते हैं आर्टिकल 156 में। आर्टिकल 156 में टर्म ऑफिस ऑफ द गवर्नर बताया गया है, यानी कि राज्यपाल की पदावधि बताई गई है। राज्यपाल की पदावधि, जिसे आप सामान्य भाषा में कार्यकाल कहते हैं, वो बताया गया है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो नियुक्ति से 5 वर्ष के लिए होता है। नियुक्ति से कितने वर्ष के लिए होता है मेरे बच्चों? 5 वर्ष के लिए होता है। दूसरा अगर हम फैक्टर देखें तो वह कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। वह जब चाहे तब अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? सौंप सकते हैं और अपना पद भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। हालांकि सरकारिया आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि राज्यपाल को इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि वह पक्षधर पार्टी, जो भी पार्टी पोजीशन में हो, उस पार्टी की विचारधारा से मेल न खाते हो, या फिर उनके विचारों को न मानते हो, या फिर वो इस तरह से काम ना करते हो कि वहां की मंत्री परिषद चाहे। तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक छोटी सी लैंग्वेज में कि राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी अपने पद से तब तक नहीं हटेंगे जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती अथवा उन्हें ही पुनर्नियुक्त नहीं किया गया हो। क्लियर है? ओके, क्लियर है मेरे बच्चों? तो इसको अगर और हम समझते हैं तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए मैं आर्टिकल 155 पे ले जाना चाहता हूं। देखिए, सरकारिया आयोग ने एक बात और कही थी कि जिस भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाना है तो वहां पर यदि सरकार अभी चल रही है, यानी विधानसभा कार्य कर रही है, तो वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए।
अर्थात राष्ट्रपति अगर मध्य प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो यहां के मुख्यमंत्री से एक बार जरूर परामर्श करेंगे, ये सरकारी आयोग ने कहा था। क्लियर है? हम आगे चलकर सरकारी आयोग को बेहतर से समझेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 157 क्या कहता है। देखिए मेरे बच्चों, 157 जो है वो अहर्ताएं बताता है, यानी क्वालिफिकेशन बताता है, योग्यताएं बताता है। अहर्ताएं कि राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें देखिए दो ही बिंदु बहुत प्रमुख है। पहली बात तो यह कही गई है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो। सुनिएगा ध्यान से, नागरिक हो। और दूसरा बताया गया है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ध्यान रखिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये दो बातें वहां पर बताई गई है। क्लियर है? एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्लियर है? जबकि अगर हम आर्टिकल नंबर 158 में चलते हैं मेरे बच्चों, तो आर्टिकल नंबर 158 में बताया गया है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या होगी। शर्तें क्या क्या होंगी? उनमें सबसे पहली शर्त अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहली शर्त यह है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल है ना का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब ये बात क्या है मैं आपको समझाता हूं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति जनता द्वारा चुनकर या मनोनीत होकर राज्यसभा का या लोकसभा का यानी संसद का या फिर विधानसभा का यानी विधायक या विधान परिषद का सदस्य, यदि इनमें से किसी एक का भी सदस्य है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। और यदि राज्यपाल नियुक्त कर दिया है ऐसे व्यक्ति को, तो जिस दिन उनकी नियुक्ति होगी उस दिन से यदि वो लोकसभा के सांसद हैं तो वह पद, यदि वो विधानसभा के विधायक हैं या सदस्य हैं तो वो पद अपने आप रिक्त माना जाएगा और केवल वो राज्यों के क्या रहेंगे? राज्यपाल, या जिस भी राज्य के उनको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। दूसरा मसला यह है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है मेरे बच्चों। लाभ का पद किसे माना जाता है? देखिए, संघ के मंत्री, संघ मतलब यूनियन यानी कि केंद्र सरकार के मंत्री परिषद में कोई जितने भी सदस्य हैं या मंत्री कोई भी लाभ के पद पर नहीं होता है। दूसरा, राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जो है ये लाभ के पद में नहीं गिने जाते हैं, यानी कि राज्यपाल खुद भी लाभ का पद नहीं है। अर्थात राज्यपाल भी वापस से राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी अब लाभ के पद क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, मान लीजिए, तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मतलब मैं लाभ के पद पर हूं, तो मुझे अगर राज्यपाल नियुक्त करना है तो पहले तो वो अहर्ताएं जो दी गई वो पूरी करता हूं, और दूसरी कि मैं पद को छोड़ूंगा, शिक्षक पद पहले छोड़ूंगा, तभी मुझे राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेंगे? राज्यपाल नियुक्त करेंगे, यदि वो समझेंगे तो कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है। क्लियर है? तो इस तरीके से लाभ के पद पर ना हो। तीसरा मसला यह है कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा वो बिना किराए के घर में रहेगा, मतलब उनको बंगला अलॉट होगा, उसमें किराया विराया नहीं देना है, बिजली बिल, पानी, भत्ते, वेतन, सब कुछ जो जिसको भी संसद निर्धारित करेगी वो सब चीजें किसको मिलती रहेगी मेरे बच्चों? राज्यपाल को मिलती रहेगी। तो ये जो सारे मामले हैं ये आर्टिकल 157 और 158 में बताए गए हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 159 पर। आर्टिकल नंबर 159 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 159 बताता है कि ओथ कैसे ग्रहण करेंगे, यानी शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बात होती है। शपथ एवं प्रतिज्ञान। क्लियर है? तो राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेंगे?
है ना। तो ध्यान रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल जो शपथ लेंगे मेरे बच्चों, तो राज्यपाल शपथ लेंगे किसके सम्मुख? राज्य के जो भी संबंधित राज्य हैं, मुख्य न्यायाधीश। किसके मुख्य न्यायाधीश? राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। एक बात और ध्यान रखिए कि मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल शपथ लेते हैं, और मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो वो राज्यपाल के सम्मुख क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। क्लियर है? और इस प्रकार से यदि मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो जो भी सीनियर जज होंगे किसके? हाईकोर्ट के, उनके समक्ष राज्यपाल अपनी क्या करेंगे मेरे बच्चों? शपथ ग्रहण करेंगे। क्लियर है? तो ये शपथ वाला मामला आर्टिकल 159 में है। क्लियर है सभी को? चलिए मेरे बच्चों, तो आर्टिकल 160 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 160 मेरे बच्चों कहता है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। क्लियर है? तो यहां आप सिंपल समझिए कि अगर राज्य में कुछ असंवैधानिक स्थिति दिखती है या असंवैधानिक मामला जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल स्वयं भी ऐसी इमरजेंसी वाले मामले में या आकस्मिक मामले में खुद निर्णय ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम आर्टिकल 161 पर जाते हैं मेरे बच्चों, तो आर्टिकल नंबर 161 जो है वो ये कहता है कि राज्यपाल की दंडादेश शक्तियां क्या होती है। दंडादेश शक्ति का मतलब क्या आपको एक बात पता है कि आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति देता है, यानी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। अब वो क्या मसला है आप राष्ट्रपति वाले टॉपिक में देख लीजिएगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की स्थिति ठीक वैसी होती है जैसी केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति, लेकिन ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति केवल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राज्यपाल की शक्ति संविधान में अधिक स्पष्ट बताई गई है, क्योंकि जितना ही गरिमामय ये पद है उतना ही गौरवपूर्ण इसका कार्य भी है। क्लियर है? तो आर्टिकल 161 में बताया गया कि वह किसी सजा को क्या कर सकते हैं? लघुकरण कर सकते हैं, परिहास कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं। ऐसे मामलों के बारे में राज्यपाल की शक्तियां निर्धारित की गई हैं। आर्टिकल नंबर अगर 162 की बात करूं मेरे बच्चों, तो 162 में डायरेक्ट बताया गया है कि वह कार्यपालिक शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। कार्यपालिक शक्ति का क्या कर सकते हैं? विस्तार। मतलब यदि राज्यपाल चाहें तो अपने विवेक के अनुसार कार्यपालिक यानी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है उसका क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों? विस्तार कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको आर्टिकल नंबर 153 से 162 तक का जो ये मामला है ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा बचा हुआ है, जैसे आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा मेरे बच्चों? मुख्यमंत्री होगा। यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं ना राज्य के और अन्य मंत्री होते हैं, ये सब राज्यपाल को केवल सलाह देने के लिए, उनको सहायता करने के लिए है। तो राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक क्या होगा मेरे बच्चों? मुख्यमंत्री होगा। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और राज्य के अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन अन्य मंत्रियों के मामले में मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो संवैधानिक स्थिति है राज्यपाल की वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्लियर है? अब राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करते हैं उस पर हम अलग से देखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि 167 में क्या है, आर्टिकल नंबर 167 में क्या है, आर्टिकल नंबर 200 में क्या है, आर्टिकल नंबर 200
33 में क्या है ये तो आपको बता ही देता हूं मैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि राज्यों के न्यायाधीश जो होते हैं उनके संबंध में ये मामला है। क्लियर है? और क्या आपको पता है कि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? उसके बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राज्य के, ध्यान रखिएगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है? उसके बाद में आप ये देख लीजिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो है उन सभी अधिकारियों की, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के जो उपकुल सचिव, उपकुलपति होते हैं, वाइस चांसलर है ना, वाइस चांसलर की नियुक्ति भी यानी उपकुलपति की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि सभी राज्यों, एक जिस राज्य में वो नियुक्त हैं उस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति नहीं, कुलाधिपति, ये भी कौन होते हैं मेरे बच्चों? राज्यपाल ही होते हैं। यानी सभी विश्वविद्यालयों के जो प्रमुख होते हैं वो भी कौन होते हैं मेरे बच्चों? राज्यपाल ही होते हैं। इसके अलावा राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं मेरे बच्चों? राज्यपाल करते हैं। यह नियुक्ति से संबंधित हम पार्ट 2 में बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर एक एक अनुच्छेद समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।